नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन परीक्षाओं में उपयोगी करेंट अफेयर्स एमसीक्यू के रूप में उपलब्ध कराते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी सरल एवं प्रभावी हो सके। तो शुरू करते हैं अपने 6 जनवरी के सवाल से। सवाल था हमारा कि ग्लोबल एआई शो किस देश में आयोजित किया जा रहा है। 4 विकल्प हैं इसमें: सऊदी अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर या बहरीन। तो इसमें दूसरा विकल्प सही होगा, संयुक्त अरब अमीरात। इस कार्यक्रम के उद्देश्य को देखिए अगर कि किस उद्देश्य से ये आयोजित किया गया। तो ये एआई तकनीकों पर जो कि वैश्विक सहयोग, एआई सुरक्षा, जो कि उद्योगों में एआई का उपयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का ये उद्देश्य था। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया। 4 विकल्प है इसमें: 1 जनवरी को, 5 जनवरी को, 6 जनवरी को या 10 जनवरी को। तो बात करें विश्व युद्ध अनाथ दिवस की, तो ये 6 जनवरी को मनाया जाता है हर वर्ष। यह दिन हमें उन बच्चों की याद दिलाता है जिनके माता पिता जो कि युद्ध होता है हमारा, तो ये हिंसा या संघर्षों में मारे गए और वे बच्चे क्या है, अकेले रह जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को न सिर्फ खाने की बल्कि प्यार, सुरक्षा और सही शिक्षा की भी बहुत जरूरत होती है। तो ये इसी उद्देश्य से इसके किस क्यों किया गया ये, तो दुनिया भर के लोगों और सरकारों को यह समझाना कि युद्धों का सबसे बुरा असर किस पे पड़ता है, तो बच्चों पर ही। क्योंकि उन्हें सुरक्षित माहौल, पढ़ाई और बेहतर भविष्य देने के लिए सभी मिलकर प्रयास करें और उनकी मदद करें। ये इनके उद्देश्य थे। और इस दिन की शुरुआत की बात करें तो ये फ्रांस की संस्था जो कि एसओएस मतलब एनफेंट्स एंड डेट्रेस ने की थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया। 4 विकल्प हैं इसमें: प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष, दूसरा है संयुक्तता का वर्ष, तीसरा है नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता का वर्ष और चौथा है स्वदेशी का स्वदेशीकरण का वर्ष। ये इसके 4 विकल्प थे। तो इसमें सही विकल्प है नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता का वर्ष। भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया, तो ये नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता के वर्ष के रूप में। इसका उद्देश्य है कि सेना के सभी घटकों जैसे मैदान में तैनात सैनिक, कमांड केंद्र, सेंसर, हथियार प्रणाली और लॉजिस्टिक को एक सुरक्षित डिजिटल नेटवर्क से जोड़ना। इस पहल से क्या है कि रियल टाइम डेटा का साझा करना, तेज और सटीक निर्णय लेना तथा आधुनिक युद्ध में जो कि सूचना आधारित बढ़त हासिल करना संभव होगा। और यह घोषणा जो कि थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी के नेतृत्व में की गई और जो सेना को भविष्य के युद्ध मतलब साइबर, सूचना और हाइब्रिड युद्ध के लिए तैयार करने की दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में भारतीय सेना ने सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए किस देश के साथ समझौता किया। क्वेश्चन है हमारा। 4 विकल्प है इसमें: रूस, फ्रांस, इजराइल या अमेरिका। तो हाल ही की बात है, ये भारतीय सेना ने जो कि सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए इसमें से इजराइल के साथ समझौता किया है। तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। और इस समझौते के तहत क्या है कि सेना ने निजी रक्षा कंपनी मतलब एनआईबी लिमिटेड के साथ रुपए 293 करोड़ का अनुबंध भी किया है। और इस समझौते का उद्देश्य है सिर्फ कि भारतीय सेना की मारक क्षमता, आधुनिक युद्धक क्षमता और तकनीकी सशक्तिकरण को बढ़ाना। यह भारत इजराइल रक्षा सहयोग को और मजबूत करता है तथा आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर रक्षा व्यवस्था की दिशा में जो कि एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अगला सवाल देखते हैं अपना। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में 2025 में किस राज्य का लिंग अनुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया है। क्वेश्चन है हमारा। 4 विकल्प दिए इसमें: राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या पंजाब। तो भी हाल ही में 2025 में ये हरियाणा राज्य, इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा। हरियाणा राज्य का जो कि लिंगानुपात बढ़कर 923 हो गया है। इसका अर्थ है कि अब हर 1000 पुरुषों पर 923 महिलाएं हैं, जो पहले की तुलना में एक सकारात्मक सुधार है।
इस सुधार के पीछे राज्य की सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, महिला कल्याण योजनाएं, स्वास्थ्य सेवा में सुधार और कन्या भ्रूण हत्या पर सख्त कार्रवाई जैसे प्रयासों की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। इन सभी की वजह से ऐसा हुआ है। अगला सवाल देखते हैं अपना। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में 9वें सिद्ध दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया। क्वेश्चन है ये। 4 विकल्प है इसमें, देखते हैं। पहला विकल्प है नई दिल्ली, दूसरा है बेंगलुरु, तीसरा है चेन्नई और चौथा है हैदराबाद। तो ये 9वें सिद्ध दिवस समारोह की बात करें तो इसका आयोजन जो कि चेन्नई में किया गया, तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ से। और इस सिद्ध चिकित्सा पद्धति भारत की जो कि प्राचीन चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। और यह चिकित्सा जो कि पद्धति मुख्य रूप से दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु में प्रचलित है, याद रखेंगे ये। और सिद्ध चिकित्सा में क्या है कि जड़ी बूटियां, खनिजों और प्राकृतिक तत्वों का उपयोग किया जाता है इसमें। और इस समारोह के उद्देश्य है कि पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान का संरक्षण और प्रचार करना। इस कार्यक्रम के माध्यम से आधुनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सिद्ध चिकित्सा की उपयोगिता पर जोर दिया गया है। और यह आयोजन आयुष प्रणालियों को बढ़ावा देने की दिशा में जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ये इससे संबंधित कुछ पॉइंट। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो 4 विकल्प है इसमें, सोनाली घोष, नंदिनी चक्रवर्ती, अरुणिमा सेन और चौथा है सुचित्रा बनर्जी। तो भी हाल ही में पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नंदिनी चक्रवर्ती इन्हें नियुक्त किया गया है, तो दूसरा विकल्प से हो जाएगा। और यह नियुक्ति जो कि राज्य प्रशासन में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने की दिशा में जो कि काफी महत्वपूर्ण है। और मुख्य राज्य सचिव का शीर्ष ये प्रशासनिक अधिकारी होता है जो नीतियों के क्रियान्वयन और विभिन्न विभागों के समन्वय में अहम भूमिका निभाता है। अगला सवाल देखते हैं अपना। अगला सवाल है हमारा कि भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन सा है। देखते हैं। 4 विकल्प है इसमें, आईसीजीएस समुद्र प्रहरी, दूसरा है आईसीजीएस समुद्र मित्र और तीसरा है आईसीजीएस समुद्र प्रताप, जो कि चौथा है आईसीजीएस समुद्र शक्ति। तो भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत ये आईसीजीएस समुद्र प्रताप, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ से। हाल ही में जो कि भारतीय तट रक्षक बल ने अपना पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया क्योंकि प्रदूषण नियंत्रण पोत आईसीजीएस समुद्र प्रताप सेवा में शामिल किया गया है। इसे 5 जनवरी 2026 को जो कि गोवा में राजनाथ सिंह द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। और यह पोत जो कि गोवा शिपयार्ड मतलब लिमिटेड द्वारा बनाया गया है और इसमें 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। इसका मुख्य कार्य होगा कि तेल रिसाव, समुद्री प्रदूषण नियंत्रण और अग्निशमन खोज एवं बचाव तथा भारत के ईजेड क्षेत्र की सुरक्षा करना, ये इसके कुछ मुख्य कार्य होंगे। अगला सवाल देखते हैं हम। तो अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में भारत ने चीनी नागरिकों के लिए कौन सा नया ई बिजनेस वीजा शुरू किया है। तो 4 विकल्प है इसमें, ई वीजा 1 या इलेक्ट्रॉनिक वीजा 2 या इलेक्ट्रॉनिक वीजा 3 या इलेक्ट्रॉनिक वीजा 4 वीजा। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा डी। भारत सरकार ने चीनी नागरिकों के लिए एक नया इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कौन सा शुरू किया, तो ई बी जो कि 4 शुरू किया है, शॉर्ट में इसे ऐसे बोलेंगे। इसका उद्देश्य है कि भारत चीन के बीच जो कि व्यापार, निवेश और उत्पादन से जुड़ी यात्राओं को आसान और सुव्यवस्थित बनाना, ये इसके उद्देश्य है। इस उद्देश्य से ये शुरू किया गया है। यह वीजा जो कि पूरी तरह ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से मिलता है और इसके लिए दूतावास जाने की आवश्यकता नहीं होती। और ई वीजा 4 के तहत उत्पादन, प्लांट सेटअप, मशीनरी की स्थापना, प्रशिक्षण और आईआईटी सिस्टम सेटअप और वरिष्ठ अधिकारियों की यात्राएं की अनुमति दी जाती है इसमें। अगला सवाल देखते हैं अपना। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा
इनलैंड मतलब अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट फार्म किस राज्य में लॉन्च किया गया? क्वेश्चन है हमारा, 4 विकल्प है इसमें, देख लेते हैं। पहला विकल्प है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है जम्मू कश्मीर और चौथा है तेलंगाना। तो अभी हाल ही में भारत का सबसे बड़ा इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म ये तेलंगाना में, चौथा विकल्प से हो जाएगा यहाँ से। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में, जो कि भारत का सबसे बड़ा एकीकृत इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया? क्वेश्चन बनता है। तो इसका उद्घाटन जो कि केंद्रीय मत्स्य मंत्री राजीव रंजन सिंह ने किया। और ये रेनबो ट्राउट जो कि आमतौर पर ठंडे हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन इस फॉर्म में उन्नत तकनीक जो कि तापमान नियंत्रण, जल पुनर्चक्रण, बायोसिक्योरिटी की मदद से इसे गर्म अंतर्देशीय क्षेत्र में जो कि सफलतापूर्वक पाला जा रहा है, मतलब बनाया जा रहा है। और यह परियोजना आधुनिक एक्वाकल्चर जो कि निर्यात उन्मुख विकास और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में जो कि काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार से किस भारत जो कि भरतनाट्यम नृत्यांगना को सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन है हमारा, 4 विकल्प है इसमें, देख लेते हैं वन बाय वन। तो इसमें पहला है मल्लिका साराबाई, दूसरा है पद्म सुब्रमण्यम, तीसरा है उर्मिला सत्यनारायण और चौथा है यामिनी कृष्णमूर्ति। तो भी हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार से उर्मिला सत्यनारायण, इन्हें भरतनाट्यम नृत्यांगना जो है को सम्मानित किया गया है। और यह सम्मान उन्हें उनकी लगभग 50 वर्षों की नृत्य साधना और भारतीय शास्त्रीय नृत्य में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए दिया गया है। यह नृत्यांगना जो कि उर्मिला सत्यनारायण को चेन्नई की म्यूजिक एकेडमी जो कि चेन्नई द्वारा प्रतिष्ठित नृत्य कला निधि के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो यह शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में जो कि उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला एक अत्यंत और प्रतिष्ठित सम्मान होता है, जो जिसे इन्हें सम्मानित किया गया है। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि सुजलाम भारत ऐप का शुभारंभ हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? क्वेश्चन है हमारा, 4 विकल्प है इसमें, अमित शाह, सी आर पाटिल, नरेंद्र मोदी या जी किशन रेड्डी। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है सही विकल्प को। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।